नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लैनेट में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी बीपीएससी थ्योरी की क्लासेस चल रही थी उसमें आज ये हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है। देखिए, फर्स्ट क्लास हमने आपके लिए अपलोड कर दी थी। फर्स्ट क्लास थी हमारी ताल की। तो ताल में आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा। जो आपकी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में जो तालें पूछी गई थी उन सभी तालों को हमने कवर कर लिया था। देखिए, आपका समय कम है और मैं आपके लिए टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में जो जो टॉपिक पूछे गए थे, जिन टॉपिकों में सबसे अधिक क्वेश्चन बने थे, उन्हीं टॉपिकों को मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए, मैंने आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो बताया था कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिनसे सबसे अधिक क्वेश्चन बने थे। तो उसका मैंने वीडियो बनाया था। आपने बोला कि सर इन टॉपिकों को आप करवा दीजिए। तो अब मैं आपके लिए वन बाई वन करके उन सभी टॉपिकों को करवाने वाला हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था ताल, यह हो चुका है। आज हमारा सेकंड टॉपिक है आपका ग्रंथ। देखिए, जो हमारा सेकंड टॉपिक है ग्रंथ, उसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में जितने भी आपके क्वेश्चन बने थे उन सभी के बारे में हम आज आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको देख लेना है। देखिए, आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था वह संगीत रत्नाकर था, नाट्य शास्त्र था, और भी आपके एक दो ग्रंथ और थे। तो जितने भी आपके टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में ग्रंथों से क्वेश्चन बने थे उन सभी को आज हम आपसे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, काफ़ी समय से आपके मैसेज आ रहे थे कि सर आपकी क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं। देखिए, आपकी क्लासेस नहीं हो रही थी, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। उस पर सर ने ऑलरेडी बता दिया है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। आपका हर एक वीडियो के कमेंट में यही मैसेज रहता है कि सर आपकी क्लासेस डिले क्यों हुई थी। तो उसके बारे में आप सभी को पता लग ही गया होगा। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मॉर्निंग में हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, जो आपसे प्रॉमिस किया गया था 1000 प्लस क्वेश्चनों का। तो वह सीरीज भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो मॉर्निंग में हम आपके लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शाम में हम आपके लिए क्या कर रहे हैं कि आपका बीपीएससी के लिए थ्योरी लेकर के चल रहे हैं, जो कि आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में जिन टॉपिकों से क्वेश्चन बने थे उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को। तो अब आपके लिए तैयारी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। तो सभी के सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयारी में लग जाइएगा। अगर अगर आपने अभी तक तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो आप हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम आपके लिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है संगीत रत्नाकर, यानी कि ग्रंथ में हम पढ़ेंगे संगीत रत्नाकर फर्स्ट में। तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ है ये आपका आचार्य सारंगदेव जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो आचार्य सारंगदेव जी ने लिखा है। आचार्य सारंगदेव जी राजा सिंहड़ के शासनकाल में 1210 से 1217 ईस्वी तक रहे थे। यह एक महालेखाकार के पद पर तैनात थे। आचार्य सारंगदेव जी के पिताजी थे सोठल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। देखिए, इनके दादाजी थे भास्कर। भास्कर जी ये एक कश्मीरी पंडित थे। जब कश्मीर पर विदेशियों का आक्रमण हुआ था तो यह कश्मीर को छोड़ करके दक्षिण में आ गए थे, देवगिरी में। तो वहाँ पर इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। तभी से यह पूरी की पूरी पीढ़ी वहाँ पर निवास कर रही थी। और आचार्य सारंगदेव जी उसी प्रकार से आपका दक्षिण में निवास करती है। तो जो आपका संगीत रत्नाकर ग्रंथ है यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपका संगीत के आधार ग्रंथ भी इसको बोला जाता है। तो संगीत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह ग्रंथ है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। देखिए, यह एक विदेशी आक्रमण से बचने के लिए दक्षिण भारत में देवगिरी दौलताबाद में आकर के ये बस गए थे। तो ये एक कहानी है इतिहास की, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे आपका जो क्वेश्चन बनेगा उस पर। तो देखिए, क्वेश्चन बनेगा आपका संगीत रत्नाकर से। संगीत रत्नाकर से आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। तो संगीत रत्नाकर में आपके 7 अध्याय हैं। संगीत रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया है? यह क्वेश्चन आपका टीआरई सेकंड और टीआरई फर्स्ट दोनों में पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है। देखिए, आपके 7 अध्याय हैं। उनमें से पहला है आपका स्वर अध्याय, दूसरा है आपका राग अध्याय, तीसरा है आपका प्रकीर्णन अध्याय, चौथा प्रबंध अध्याय, पांचवा ताल अध्याय, छठवां वाद्य अध्याय, सातवां आपका नृत्य अध्याय। ये आपके 7 अध्याय हैं संगीत रत्नाकर में, इसलिए इसको सप्ताध्यायी भी बोला जाता है। संगीत रत्नाकर का उपनाम, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो संगीत रत्नाकर का उपनाम क्या है? सप्ताध्यायी। क्या है आपका?
सप्ताध्यायी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी भी बोला जाता है। अब देखिए आपके जो 7 जो अध्याय हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो जो आपका फर्स्ट अध्याय है स्वराध्याय, इसमें आपका जानकारी मिलती है नाद के बारे में। जो नाद के स्थान है आपके आहत नाद, अनाहत नाद, नाद की तीनों विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है। श्रुति के बारे में, स्वर के बारे में, ग्राम मूर्छना के बारे में जानकारी मिलती है। वर्ण अलंकार के बारे में जानकारी मिलती है। जाति गीति पदार्थ संग्रह के बारे में, पिंडोत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति, साधारण प्रकरण, ये जानकारी आपको मिलती है स्वराध्याय में। तो स्वराध्याय में इतनी जानकारी मिलती है। आपसे अगर आगे पूछा जाए कि संगीत रत्नाकर के स्वराध्याय में क्या क्या वर्णन मिलता है, तो ये सारा का सारा वर्णन मिलता है। देखिए हम आपके लिए थ्योरी की क्लासेस करवा रहे हैं, तो अगर आपको हमारा प्रयास अगर अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो विद्यार्थी न्यू है, और अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इसको ज्वाइन कर सकें। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इतना बेहतरीन हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका इतना दायित्व बनता है कि आप इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट अध्याय के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा राग विवेक अध्याय। देखिए फर्स्ट हमारा कौन सा अध्याय था? तो फर्स्ट था हमारा स्वराध्याय। सेकंड है हमारा राग विवेक अध्याय। अब देखिए इस अध्याय में 2 से 64 रागों का वर्णन मिलता है। अब देखिए इसी अध्याय में 10 विधि राग वर्गीकरण का भी वर्णन मिलता है। 10 विधि राग वर्गीकरण, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 10 विधि राग वर्गीकरण आपका कहाँ पर मिलता है? तो आपका राग विवेक अध्याय में मिलता है। अब देखिए 10 विधि जो वर्गीकरण था उसमें क्या था? ग्राम राग वर्गीकरण, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग, ये 10 आपके रागों के बारे में चर्चा की गई थी। ये आपका 10 विधि राग वर्गीकरण था। अब देखिए ग्राम राग में आपके 30 राग थे, उपराग में आपके 8 राग थे, राग में 20 राग थे, भाषा में 96, विभाषा में 20, अंतर्भाषा में 84, रागांग में 21, भाषांग में 20, क्रियांग में 39, उपांग में आपकी 6। तो टोटल आपके 2 से 64 राग आपका यहाँ पर मिलता है 10 विधि राग वर्गीकरण में। 10 विधि राग वर्गीकरण, तो ये एक महत्वपूर्ण आपका फैक्ट बनता है कि 10 विधि राग वर्गीकरण की चर्चा कहाँ पर मिलती है? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में हमें 10 विधि राग वर्गीकरण की जानकारी मिलती है। इसमें आपका 2 से 64 रागों पर चर्चा हुई है। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया था कि ग्राम रागों की संख्या कितनी है। तो देखिए ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ग्राम रागों की संख्या कितनी है? तो 30 ग्राम रागों की संख्या आपकी 10 विधि राग वर्गीकरण में मिलती है। तो ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन सकता है उस पर हम डिटेल में चर्चा करते हुए चल रहे हैं। देखिए आपका 10 विधि राग वर्गीकरण की जानकारी आपको मिलती है। अब जो नेक्स्ट हमारा अध्याय है प्रकीर्ण अध्याय। अब देखिए इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो गायक और वादकों के गुणदोषों के बारे में चर्चा यहाँ पर मिलती है। गमक के 15 प्रकारों की जानकारी आपको मिलती है। 96 स्थायी भेद आलप्ति के बारे में जानकारी मिलती है। वृंदगान के बारे में जानकारी आपको कहाँ पर मिलती है? तो प्रकीर्ण अध्याय में मिलती है। संगीत रत्नाकर के प्रकीर्ण अध्याय में हमें वृंदगान की जानकारी मिलती है। 11 पारिभाषिक शब्दों का वर्णन मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि आपका जो गमक के 15 प्रकार हैं यह किन के द्वारा बताए गए हैं? तो गमक के 15 प्रकार आपका संगीत रत्नाकर में साग्रदेव जी के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो अध्याय है प्रबंध अध्याय। अब देखिए प्रबंध अध्याय में हमें प्रबंध की जानकारी मिलती है। प्रबंध का जितना भी प्राचीन समय में प्रचलन था पूरा का पूरा वर्णन हमें संगीत रत्नाकर में मिलता है। संगीत रत्नाकर के प्रबंध अध्याय में प्रबंध के बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे हम बात करेंगे ताल अध्याय। देखिए तालों के बारे में सारी की सारी जानकारी हमें ताल अध्याय में मिलती है। आपका मार्ग ताल कितने थे, देसी ताल कितने थे, ये जानकारी हमें। ताल के 10 प्राणों के बारे में, तो ये सारा का सारा जो भी तालों से रिलेटेड हमें जानकारी मिलता है यह ताल अध्याय में मिलता है। तो आप इजीली इनको पहचान सकती हैं। तालों से संबंधित अगर आपसे कोई भी जानकारी पूछी जाए तो आप ताल अध्याय में आप दे सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे वाद्य अध्याय। ये एक महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए वाद्य अध्याय में वाद्यों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तत्व, सुशिर, अवनद्य और घन, यानी कि
चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण आपका संगीत रत्नाकर में मिलता है। तो ये आपको एक अच्छी सी नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है जो कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तत्वाद्य। अब तत्वाद्य होते क्या है? तारों के आधार पर जिस वाद्य से हम स्वरों की उत्पत्ति करते हैं वो तत्वाद्य कहलाती है। ये एक सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वीणा वादकों के गुण दोष। अब देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रकीर्ण अध्याय था उसमें गायक और वादकों के गुण दोषों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन अगर स्पेशली आपसे वाद्यों के बारे में अगर गुण दोषों की चर्चा अगर आपसे पूछे तो आप वाद्याध्याय लगा करके आएंगे। क्या लगा करके आएंगे? वाद्याध्याय। वीणा के गुण दोष आपका वाद्याध्याय में, बांसुरी के गुण दोष वाद्याध्याय में। इवन आपका जो भी अगर स्पेशली वाद्य का नाम दे करके अगर आपसे पूछा जाए तो आप वाद्याध्याय लगा करके आएंगे। तो ये एक छोटा सा एक फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। सुशिर वाद्य। अब देखिए इसके अंतर्गत बांसुरी के लक्षण, भेद, बांसुरी के स्वरों की उत्पत्ति, वीणा की तरह बांसुरी में भी धातु का वर्णन, फूंक मारने के गुण दोष, ये सारी की सारी जानकारी आपको वाद्याध्याय में मिलती है। यानी कि बांसुरी के गुण दोषों की जानकारी कहाँ पर मिलती है? वाद्याध्याय। अब देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण आपके वाद्य हैं, पाविका, मुरली, मधुकारी, काहला, तुंडकिनी, तुक्का, श्रृंग और शंख, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अवनद्य वाद्य। इसके अंतर्गत पट वाद्य के मार्गदेशी भेदों का वर्णन है। पट के वर्ण अक्षर, मतांतर से पाठों का भेद, नाक बंद आदि 35 हस्तपाठों का निरूपण नंदीकेश्वर द्वारा कहे गए पाठाक्षर है। तो ये आपको कुछ अवनद्य वाद्यों के बारे में आपको इस प्रकार से जानकारी मिलती है। अब देखिए कुछ वाद्य हैं, हुड़ुक वाद्य के पाठ, मार्दलिंग के गुण दोष आदि अवनद्य वाद्यों में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी और चमड़े के गुण दोष। ये गुण दोष आपको स्पेशली अगर पूछा जाए अवनद्य वाद्यों के, घन वाद्यों के, सुशिर वाद्यों के, तो आपका वाद्याध्याय में पूछा जाएगा। अब आपका घन वाद्य है, घंटा, शुद्ध घंटा, काम्बरा, आपका सुक्री, पहीन वाद्यों का वर्णन, घन वादकों के गुण दोष, ये आपको कहाँ पर मिलता है? घन वाद्य में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा नृत्याध्याय। तो सारंगदेव ने नृत्याध्याय को 2 भागों में बांटा है, एक नाट्य की उत्पत्ति के संबंध में, एक रस संबंधी विवरण। तो ये इस प्रकार से आपके 7 अध्यायों का जानकारी मिलती है हमें संगीत रत्नाकर में, संगीत रत्नाकर में। तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। संगीत रत्नाकर से संबंधित आपका जितना भी आपको क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपका बन जाएगा। और इवन अभी तक आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसी में से पूछा गया है। तो 1-2 आपके एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं लास्ट में आपका करवा दूंगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा ग्रंथ रहने वाला है नाट्य शास्त्र। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपका नाट्य शास्त्र। यह भरत जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो भरत जी के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपका नाट्य शास्त्र। अब देखिए जो नाट्य शास्त्र आपका यह कब लिखा गया था? तो 4वीं शताब्दी यानी कि 200 से 400 ईसा पूर्व के पूर्व में ये आपका लिखा गया है। तो यहाँ से ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नाट्य शास्त्र आपका कब लिखा गया है? तो 4वीं शताब्दी में 200 से 400 के मध्य में आपका नाट्य शास्त्र लिखा गया है। नाट्य शास्त्र को आपका पंचम वेद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पंचम वेद, यानी कि 5वां वेद भी इसको बोला जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। नाट्य शास्त्र में आपका 36 अध्याय हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। 28 से लेकर के 33 अध्याय आपके संगीत से संबंधित हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय संगीत के हैं? नाट्य शास्त्र में संगीत के कितने अध्याय हैं? संगीत के कितने अध्याय हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपका देखिए आप यहाँ पर देख सकती हैं 28 से लेकर के 33 तक आपके संगीत के अध्याय हैं। तो 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो कितने हैं आपके? 6 अध्याय। आपके 6 अध्याय आपका संगीत से संबंधित है। कितने अध्याय? 6 अध्याय। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपकी हम बात करें, देखिए जो 28वां अध्याय है, 28वां अध्याय है, इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो 28वें अध्याय में हमें वाद्यों के विभिन्न प्रकार, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, आपका जाति के भेद एवं इसके लक्षण, ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत, सारत्व, औरत्व, ये सारी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? तो 28वें अध्याय में हमें ये जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट 29वें अध्याय। 29वें अध्याय में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो विभिन्न प्रकार की वीणा और उसकी वादन विधि
एवं जातियों में रसानुकूलन जातियों का विवरण हमें कहाँ पर मिलता है, तो 29वें अध्याय में। 30वें अध्याय में हमें क्या मिलता है, सुशिर वाद्यों का विवरण। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सुशिर वाद्यों का वर्णन हमें किस अध्याय में मिलता है। आगे आपसे 31वें अध्याय की जानकारी पूछी जा सकती है कि 31 नाट्य शास्त्र के 31वें अध्याय में क्या जानकारी मिलती है, तो कला लय विभिन्न तालों का विवरण हमें मिलता है 31वें अध्याय में। 32वें अध्याय में हमें गायन वादन के गुण दोष ध्रुव के 5 भेद इनके बारे में जानकारी मिलती है। आपका 33वें अध्याय में क्या मिलता है, अवनद वाद्यों की उत्पत्ति, भेद वाद्य विधि वाद्यों के लक्षण, ये जानकारी हमें मिलती है नाट्य शास्त्र के आपके जो संगीत के 6 अध्याय हैं उनसे संबंधित। तो ये एक महत्वपूर्ण है आपके लिए ग्रंथ, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। अब देखिए नाट्य शास्त्र का जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो यह भरत मुनि है। कौन है आपका, भरत मुनि। कौन है आपका, भरत मुनि। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र में संगीत के कितने अध्याय हैं, तो संगीत के 6 अध्याय हैं। अब देखिए संगीत के कौन कौन से अध्याय हैं, तो 28, 29, 30, 31, 32 और 33 ये आपके संगीत के अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं, तो 36 अध्याय हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपका नाट्य शास्त्र को लेकर के, तो आपको अच्छे से इनको एक बार अच्छे से याद कर लेना है। देखिए सभी विद्यार्थियों को प्रिंटेबल नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको हमारा शिक्षा प्लानेट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आपको बीपीएससी का पूरा पैकेज हमारी तरफ से दिया जा रहा है। उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं और उसमें आपको प्रिंटेबल नोट्स भी मिल रहे हैं और आपको आप सारी की सारी पीडीएफ भी वहाँ पर मिल रही है। तो उस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे। अब देखिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा ग्रंथ रहने वाला है वृद्धदेशी। नेक्स्ट ग्रंथ हमारा वृद्धदेशी, ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बारे में आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए जो वृद्धदेशी ग्रंथ है यह मतंग द्वारा रचित है, यानी कि वृद्धदेशी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, मतंग जी। मतंग जी ने लिखा गया है 6वीं शताब्दी में। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब देखिए इस ग्रंथ में देशी नादोत्पत्ति, श्रुति निर्णय, स्वर निर्णय, अलंकार आदि का वर्णन मिलता है। अब देखिए यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीजें आपको मिलती हैं, गीतियाँ, राग, भाषा, लक्षण, प्रबंधाध्याय का वर्णन, बृहद रूप से देसी रागों की व्याख्या, ये महत्वपूर्ण है। वृद्धदेशी में देसी रागों की व्याख्या सर्वाधिक मिलती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सर्वप्रथम संगीत साहित्य में राग शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया है, तो वृद्धदेशी में किया गया है। अब देखिए जातियों से ही ग्राम राग की उत्पत्ति हुई है, ये भी कहाँ पर बोला गया है, आपका वृद्धदेशी में। अब देखिए स्वर व श्रुतियों से जातियों का जन्म हुआ है। मतंग के अनुसार नाद के 5 भेद होते हैं, सूक्ष्म, असूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। ये कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिलती है वृद्धदेशी से। देखिए वृद्धदेशी से जो क्वेश्चन बने हैं अभी तक मैं आपको बता दूं। देखिए वृद्धदेशी आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो मतंग जी के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया और आगे आपसे पूछा जाएगा। कब लिखा गया है, 6वीं शताब्दी में। अब इस ग्रंथ में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है देसी रागों के बारे में। किसके बारे में मिलती है, तो देसी रागों के बारे में जानकारी मिलती है वृद्धदेशी ग्रंथ में। अब देखिए सर्वप्रथम राग शब्द कहाँ पर मिलता है, तो आपका राग शब्द मिलता है वृद्धदेशी में। स्वर शब्द भी आपका सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है, तो ये भी आपका वृद्धदेशी में मिलता है। वृद्धदेशी में स्वरों का संक्षिप्त रूप, जैसे कि आपका सा रे ग म प ध नी, ये स्वरों का संक्षिप्त रूप आपको कहाँ पर मिलता है, वृद्धदेशी ग्रंथ में। ये सारे के सारे स्वरों की संक्षिप्त में जानकारी आपको सर्वप्रथम वृद्धदेशी ग्रंथ में ही मिलती है। तुम्हारा नेक्स्ट ग्रंथ रहने वाला है राग तरंगिणी। तो देखिए राग तरंगिणी से भी आपके टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब मैं आपसे इस ग्रंथ के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। देखिए जनरली आपके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, लेकिन ये भी आपका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है बीपीएससी के लिहाज से, तो इसको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए यहाँ इसमें कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। देखिए राग तरंगिणी के लेखक कौन है, राग तरंगिणी जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है, तो लोचन जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि मिथिला के रहने वाले थे, जो कि उत्तरी बिहार में है। अब देखिए इन्होंने राग तरंगिणी में कवि विद्यापति को अनेक स्थानों पर उद्धृत किया है। अब यहाँ से आपका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है राग तरंगिणी, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि राग तरंगिणी की ग्रंथ के लेखक कौन है, तो कौन है आपके लोचन जी। ये कहाँ के रहने वाले हैं, मिथिला के रहने वाले हैं, जो कि उत्तरी बिहार में आपका मिथिला है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे जो पंडित लोचन जी हैं, इनका काल निर्धारण होने में
होने में सहायता मिलती है। देखिए पंडित बलदेव मिश्र द्वारा राग तरंगिणी का संपादन किया गया है। उनके अनुसार पंडित लोचन मिथिला राज्य के कन्हेड़ी ग्राम निवासी क्षत्रिय ब्राह्मण थे। अब देखिए ये आपको लोचन जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि राग तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है, तो लोचन जी हैं। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना है। अब आगे हम बात करेंगे। इनके जो पिताजी थे महामहोपाध्याय बाबू झा थे, पितामह परमानंद झा और प्रतिपितामह वैद्यनाथ झा थे। अब देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए पिता होते हैं आपके, उनके पिताजी थे, पितामह उनके दादाजी थे, उनके परदादा थे वैद्यनाथ झा। तो ये इसका मतलब है। अब देखिए ग्रंथ प्रकाशन काल आपका 1991 है। तो अतः इनके वंश के मुक्तिनाथ झा उजान नामक ग्राम में रहते थे। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो राग तरंगिणी ग्रंथ है यह कब प्रकाशित किया गया था, तो आपका विक्रम संवत 1991 में। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो मैं आपको अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूँ उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए अभी तक मैंने आपको जो नॉलेज बताई है अभी लोचन जी के रिगार्डिंग, तो यहाँ से आपको देख लेना है जो पंडित लोचन जी हैं यह राग तरंगिणी ग्रंथ के लेखक हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये मिथिला के रहने वाले हैं जो कि उत्तरी बिहार में है। अब देखिए जो राग तरंगिणी आपका जो ग्रंथ था इसमें आपका क्या क्या वर्णन मिलता है उस पर मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं कि राग तरंगिणी ग्रंथ जो लिखा गया पंडित लोचन जी के द्वारा, उनके पिताजी कौन थे, तो उनके पिताजी थे बाबू झा, उनके पितामह ये दादाजी थे परमानंद झा, पितामह मतलब प्रति पितामह दादा के पिताजी थे वैद्यनाथ झा। प्रकाशन काल 1991। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो पंडित लोचन के काल में श्री महीनाथ भूप का शासन था। इन्हीं के अनुश्री नरपति की आज्ञा से इन्होंने यह ग्रंथ लिखा था। तो ये कुछ उनका बेसिक था। अब देखिए आगे हम बात करें इसमें तो भातखंडी जी राग तरंगिणी की अन्य प्रति के आधार पर ग्रंथ रचना काल शक संमत 1082 ईस्वी या फिर 1168 ईस्वी बताते हैं। तो ये भातखंडी जी का पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो राग तरंगिणी ग्रंथ लिखा गया है वह आपका शक संमत में 1082 में आपका 1168 के आसपास ये लिखा गया है। तो ये भी आपसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें मिल रही है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट भुज बसु स्मिता। ये कुछ एक श्लोक है, इसको हम अवॉइड करेंगे। आगे हम बात करेंगे संपादक बलदेव प्रकाशक मिश्र को यह श्लोक इसलिए दिया गया था कि पंडित लोचन हनुमान मत के अनुयायी थे। पंडित लोचन ने राग तरंगिणी में राग रागनी और संस्थान यानी कि थाट राग वर्गीकरण को स्वीकार किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि लोचन जी हनुमान मत के अनुयायी थे। इन्होंने आपका जो राग तरंगिणी ग्रंथ था उसमें राग रागनी वर्गीकरण को और ये आपका थाट राग वर्गीकरण को स्वीकार किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण है जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए आपका जो राग रागनी वर्गीकरण के 4 मत थे, उनमें से जो हनुमान मत था उसके अनुयायी थे पंडित कवि लोचन जी। ठीक है, अब ग्रंथ परिचय पर चर्चा करेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए राग तरंगिणी में 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, तो 5 अध्याय हैं। अध्याय के स्थान पर तरंग शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर हम बोलते हैं अध्याय। मैंने आपको बताया था कि आपका जो संगीत रत्नाकर था उसमें 7 अध्याय थे। कितने अध्याय थे, 7 अध्याय थे। तो उसमें बोला गया था पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, इस प्रकार से। लेकिन जो राग तरंगिणी ग्रंथ है इसमें तरंग बोला गया है, अध्याय को क्या बोला गया है, तरंग। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राग तरंगिणी में अध्याय को क्या बोला गया है, तो यहाँ पर बोला गया आपका तरंग। ठीक है, क्या बोला गया है, तरंग। अब देखिए तरंग के आधार पर ही इसका नाम पड़ा है राग तरंगिणी। ठीक है, अब इसलिए इस ग्रंथ का नाम राग तरंगिणी रखा गया है। पहले 2 तरंगों में राग रागनी और अंतिम 5वीं तरंग में संस्थानों का वर्णन मिलता है। यानी कि इसमें आपका राग रागनी वर्गीकरण और थाट राग वर्गीकरण पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। तो यहाँ से आपका जो प्रथम के 2 हैं, जो 2 तरंग हैं आपकी, उनमें राग रागनी वर्गीकरण और अंतिम 5वीं तरंग में संस्थानों के बारे में जानकारी
मिलती है। अब देखिए प्रथम तरंग में पुरुष राग वर्णन, दूसरे में रागनी रूप वर्णन, तीसरे में नादोत्पत्ति, गीतोत्पत्ति एवं मिथिला प्रदेश में प्रचलित गीत व तरांग नामक कथ, चतुर्थ में तिरहुत देशीय संकीर्ण राग कथ तथा पंचम में स्वर प्रकरण के अंतर्गत श्रुतियों में स्वरों का विभाजन, संस्थानों एवं राग गायन समय गायिका भेद का वर्णन मिलता है। तो ये आपके जो राग तरंगिणी के 5 ग्रंथ हैं, जो 5 अध्याय हैं, सॉरी उनको तरंग बोला गया है, उनमें वर्णन है। तो देखिए यहाँ से मैंने आपको बता दिया, तो क्वेश्चन बनेगा कि जो आपकी स्टार्टिंग के 2 तरंग हैं उनमें राग रागनी वर्गीकरण के बारे में जानकारी मिलती है, अंतिम जो 5वां तरंग है उसमें आपका थर्ड राग वर्गीकरण के बारे में जानकारी मिलती है, और जो बीच के हैं उनमें आपका बृहदेशी, संकीर्ण राग, इस प्रकार के जो राग हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि आपका पूरे के पूरे जो आपका राग तरंगिणी ग्रंथ है उसमें राग के बारे में ही इर्द गिर्द आपका पूरा का पूरा मैटर रहता है। अब देखिए इस पुस्तक में 103 गीतों का संग्रह है, जिनमें से 53 विद्यापति के हैं। इसमें कुल आपके 103, कितना आपका 103 गीतों का संग्रह है, जिनमें से 53 यानी कि 53 आपका विद्यापति के लिए है। अब देखिए आगे हम इसमें बात करेंगे प्रथम तरंग। इस अध्याय में हनुमान मत से 6 पुरुष रागों का संस्कृत और मैथिली हिंदी में अध्याय है। अब देखिए इसका वर्णन आपको मिलता है। अब देखिए इसमें 21 श्लोक है। जो पहला तरंग है इसमें क्या मिलता है, हनुमान मत के बारे में। जो कवि लोचन जी हैं हनुमान मत के सबसे अधिक अनुयायी थे, तो यहाँ से सबसे पहले उन्होंने हनुमान मत के बारे में ही चर्चा की है। उनके 6 पुरुष रागों का उन्होंने वर्णन किया है। अब ठीक है आगे हम बात करेंगे। अब देखिए पुरुष रागों के बारे में उन्होंने क्या बताया है, वैरव माहिदी श्रमे, ये एक सूत्र उन्होंने बताया है, वैरव माहिदी श्रमे, यानी कि पहला है आपका वैरव, दूसरा है आपका कौशिक, हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ। ये उन्होंने आपके 6 राग बताए हैं। भैरव माहिदी यानी कि भैरव माल, आपका कौशिक, हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ, ये आपकी उन्होंने 6 राग बताए हैं। उनकी इस प्रकार से रागनियाँ बताई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, यानी कि उन्होंने एक राग की 5 रागनियाँ बताई हैं। तो इस हिसाब से आपका 30 आपकी रागनियाँ बन जाती हैं। तो आप सभी को पता ही होगा हनुमान मत में आपकी 6 राग और 30 रागनियाँ मिलती हैं। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। अब देखिए आप हनुमान मत में रागों किस प्रकार से याद कर सकते हैं, ये उन्होंने सूत्र बताया है, भैरव माहिदी श्रमे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे द्वितीय तरंग में क्या है। अब देखिए इस अध्याय में 34 श्लोक हैं। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपका क्या रहने वाला है, 5 राग और आपका 30 रागनियाँ है। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट तीसरे अध्याय में क्या है आपका। देखिए सर्वप्रथम नाद की उत्पत्ति बताया गया है, कंठ वीणा बंसी से उत्पन्न होने के कारण नाद 3 प्रकार का कहा गया है लोचन के ही शब्दों में। तो लोचन जी ने सबसे पहले क्या बताया है, नाद के बारे में। नाद की उत्पत्ति बताई उन्होंने, कंठ से, वीणा से, बंसी से किस प्रकार से हुई है। नाद के 3 प्रकारों के बारे में उन्होंने संपूर्ण जानकारी दी है। तो ये उन्होंने बोला है आपका राग तरंगिणी के तृतीय अध्याय में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ये एक श्लोक है। अब देखिए गीत के विषय में कहा गया है कि धातु मातु समायुक्त गीत में से बुधे तत्र नादात्मुक्ति धातु मंतोर छक संचय, यानी कि उन्होंने यह आपका बोला है गीत के बारे में। ठीक है, गीत के बारे में धातु मातु इस प्रकार से उन्होंने बोला हुआ है। अब देखिए बुद्धिमानों ने धातु और मातु के संयोग से गीति कहा है। स्वरों से धातु और अक्षरों से मातु होता है। ये कुछ उन्होंने डिटेल बताया है, लेकिन ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ना नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको पढ़ना है। राग तरंगिणी में सबसे अधिक आपको क्या पढ़ना है। अब देखिए राग तरंगिणी में आपको पढ़ना है कि इसके लेखक कौन है, लेखक के बारे में पढ़ना है, इसमें कितने अध्याय हैं ये पढ़ना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो 5 अध्याय हैं उनमें से किस अध्याय में क्या है, यानी कि किस अध्याय में क्या है,
ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी और यही आपसे पूछी जाने वाली है। अब देखिए अध्याय को तरंग बोला गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अब चौथे अध्याय में क्या जानकारी मिलती है, तो इसमें 82 श्लोक हैं। यहाँ से आपका त्रिदेशी यानी कि प्रांतीय रागों का वर्णन मिलता है। सारंगी, कोडार, धनश्री, गौड़मलार, राजविजय, नाट आदि इन रागों का यहाँ पर वर्णन मिलता है चौथे आपके तरंग में। पांचवें तरंग में क्या मिलता है, इसमें 245 श्लोक हैं। पंडित भातखंडे जी ने इसी अध्याय के आधार पर राग तरंगिणी का वर्णन किया है। पंडित लोचन ने अपना शुद्ध सप्तक भैरवी माना है, वर्तमान काफी के समान था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका जो बनेगा कि लोचन जी के द्वारा शुद्ध सप्तक कौन सा माना गया है, तो उन्होंने भैरव को यानी कि जो भैरवी है आपका, जो भैरवी थाट है, इसको इन्होंने शुद्ध सप्तक माना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या माना है, भैरवी को शुद्ध सप्तक माना है यानी कि शुद्ध थाट माना है। अब देखिए प्राचीन काल में आपका काफी के समान यह था, जो वर्तमान में आपका काफी है उसके समान था भैरवी। लेकिन आज आपका जो शुद्ध थाट कौन सा है, तो आज के समय में आपका बिलावल शुद्ध थाट मिलता है। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से बनता है कि लोचन जी ने शुद्ध सप्तक किसे माना है, तो भैरवी को माना है, जो कि वर्तमान समय में आपका किस थाट के समान है, तो काफी थाट के समान है। यहाँ से यह क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में आपका कौन सा सप्तक आपका शुद्ध है, तो भातखंडी जी के अनुसार आपका बिलावल थाट को शुद्ध थाट आपका माना गया है। तो यहाँ से इस प्रकार से आपका रहने वाला है, देखिए शुद्धा सप्त स्वरा रम्या बादनिया प्रयत्नतः तेन बादनामात्रणे भैरवी जायते स्वा। तो इन्होंने यह एक श्लोक बोला है, लेकिन आपको जो मैंने बता दिया है सब कुछ, और आपको आगे क्या क्या इसमें और पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पंडित अहोबल जी ने औरंगजेब के समकालीन थे। जो पंडित अहोबल जी थे ये औरंगजेब जी के समकालीन थे। कुछ लोगों का मानना है कि अहोबल मुख्यतः दक्षिण के रहने वाले थे। वे संगीत कला में निपुणता प्राप्त कर उत्तर भारत की ओर आए और यहाँ रहकर लोचल के ग्रामों का अध्ययन किया तथा यहीं पर उन्होंने 1650 में संगीत पारिजात नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये संगीत पारिजात जो ग्रंथ है इस पर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखिए संगीत पारिजात ग्रंथ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि आगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए जो संगीत पारिजात ग्रंथ है यह संगीत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अहोबल ने इस ग्रंथ को 7 अध्यायों में विभाजित किया है। तो अब देखिए राग तरंगिणी आपका कितने अध्याय में था, तो राग तरंगिणी आपका 5 अध्याय में था। अध्याय को क्या बोला गया था, तो अध्याय को आपका तरंग बोला गया था। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, संगीत पारिजात। अब संगीत पारिजात में आपके कितने अध्याय हैं, तो 7 अध्याय हैं। संगीत रत्नाकर में भी आपके कितने अध्याय थे, तो 7 अध्याय। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपका मंगलाचारण, स्वर प्रकरण, राग प्रकरण, मूर्छना प्रकरण, वर्ण अलंकार प्रकरण, जाति प्रकरण शामिल है। ये आपके कुछ अध्याय हैं जो कि आपका संगीत पारिजात में आपको मिलती हैं। आपका मंगलाचरण, स्वर प्रकरण, राग प्रकरण, मूर्छना प्रकरण, वर्ण अलंकार प्रकरण, जाति प्रकरण, ये आपके महत्वपूर्ण आपका संगीत पारिजात में प्रकरण है। अब देखिए इसका फारसी में अनुवाद पंडित दीननाथ ने किया था। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि संगीत पारिजात का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो दीननाथ जी के द्वारा। इस ग्रंथ में अनेक ऐसे रागों का वर्णन है जो उत्तरी भारत में तो प्रचार में नहीं है किंतु दक्षिण भारत में विशिष्ट रूप से प्रचलित है। जिस संगीत पद्धति की विवेचना इसमें की गई है वह ठीक उत्तर संगीत पद्धति की है। इस ग्रंथ में लेखक ने नाद, श्रुति और स्वर से संबंधित प्राचीन सिद्धांतों को भी स्वीकार किया है। अब देखिए जो अहोबल जी हैं यह सबसे अधिक इन्होंने प्राचीन समय के जो राग थे उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया है, लेकिन इन रागों का उत्तर भारत में बहुत ही कम प्रचलन है, यानी कि हमारे यहाँ बहुत कम प्रचलन है। दक्षिण भारत में इसका सबसे अधिक इनका प्रचलन इन रागों का मिलता है। देखिए मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्राचीन काल की जितना भी आपका संगीत था वह दक्षिण भारत में आज भी फॉलो किया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में उसको बहुत ही कम फॉलो किया जाता है। तो अहोबल जी का जो संगीत था वह दक्षिण भारत में ज़्यादा आजकल प्रचलन में है। देखिए इस ग्रंथ में 122 रागों का वर्णन मिलता है। राग प्रारंभ करने वाले स्वर समुदाय को अपने उद्ग्रह कारक तान कहा है। इसमें संगीत की कला संबंधी परिभाषाओं की व्याख्या के अतिरिक्त श्रुतियां उत्पन्न करने वाली मानव शरीर की पीड़ा व
शुपनमा नाड़ियों का परिचय भी दिया है। तो ये कुछ इसकी जानकारी मिलती है। आगे हम बात करेंगे श्रुति और स्वर का अंतर सर्प और उसकी केचुली के समान माना गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अहोबल जी ने श्रुति को सर्प और स्वर को उसकी केचुली के समान माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि सर्प से केचुली निकलती है। इसी प्रकार से श्रुतियों से स्वर की उत्पत्ति आपकी मानी गई है। देखिए आपका जो नाद है, असंख्य नाद हैं, उससे आपके 22 नादों को चुन लिया गया था। उन 22 नादों से आपकी 22 श्रुतियां निकली हैं। इन 22 श्रुतियों में से आपका 12 स्वरों को चुन लिया गया था, जिनमें से 7 आपकी शुद्ध स्वर थे, यानी कि शुद्ध श्रुतियों को आपका चुन लिया गया था, जो कि हमारे गायन के दृष्टिकोण से रंजकता प्रदान करते हैं। उन्हीं 7 स्वरों को यहाँ पर 22 श्रुतियों में से लिया गया है। तो यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रुतियों से स्वर की उत्पत्ति होती है, नाद से श्रुति की उत्पत्ति होती है। अब उसी प्रकार से सर्फ से आपकी केचुली निकलती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने बोला है कि श्रुति को सर्फ और स्वर को केचुली उन्होंने बोला है। अब देखिए 22 श्रुतियों के स्वर सप्तक में प्रत्येक श्रुति को स्वर माना गया है। लेखक का मत है कि जिस राग में जिस श्रुति का प्रयोग होता है वह स्वर मानी जाती है और शेष स्वर श्रुतियों का रूप धारण कर लेती है। तो ये उनका एक मत था। यहाँ से ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है अहोबल जी के अनुसार। अब देखिए पंडित अहोबल जी ने 22 श्रुतियों में 4-3-2 4-4-3-2 का इन्होंने सिद्धांत माना। ये एक प्राचीन समय का पूरा यहाँ पर रहने वाला है। 22 श्रुतियों को उन्होंने 4-3-2 4-3-2 4-4-3-2। अब देखिए किस प्रकार से रहने वाला है। सा रे ग म प ध नी। इन्होंने स्वरों की इस प्रकार से श्रुतियों को इन्होंने विवरण दिया था कि स की 4 है, रे की 3 श्रुति है, ग की 2 श्रुति है, म की 4 श्रुति है, प की 4 श्रुति है, ध की 3 श्रुति है और नी की आपकी 2 श्रुति है। तो ये इन्होंने भी प्राचीन काल का जो सिद्धांत था इसको इन्होंने फॉलो किया है। अब देखिए 7 स्वरों की स्थापना को ही श्रेष्ठ माना है। प्रत्येक स्वर की उसकी जो अंतिम श्रुति थी उस पर उन्होंने स्वर को माना है। जो आपका स्वर था उसको श्रुति के अंतिम जो अपने अंतिम श्रुति पर उन्होंने माना है। देखिए आगे हम बात करेंगे। लेखक का मत है कि जब कोई स्वर अपने मूल स्थान से एक श्रुति ऊंचा होता है तो वह तीव्र कहलाता है, 2 श्रुति ऊंचा होता है तो तीव्रतर, तथा 3 या 4 श्रुति ऊंचा होता है तो तीव्रतम और तीव्रतम कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए अहोबल जी ने क्या माना है कि जब कोई स्वर एक श्रुति ऊंचा होगा तो उसे हम तीव्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तीव्र स्वर। एक श्रुति ऊंचा क्या बोलेंगे उसे? तीव्र स्वर। क्या बोला जाएगा उसको? तीव्र स्वर। अगर 2 श्रुति ऊंचा होगा, अगर वह 2 श्रुति ऊंचा होगा तो उसे क्या बोला जाएगा आपका? तीव्रतर। क्या बोला जाएगा आपका? तीव्रतर। अगर वहां पर 3 श्रुति ऊंचा होगा, 3 श्रुति अगर ऊंचा होता है तो उसे क्या बोला जाएगा? तीव्रतम। तीव्रतम। या फिर 4 श्रुति अगर ऊंचा होगा तो भी आपका तीव्रतम ही बोला जाएगा। तो ये उनका एक महत्वपूर्ण फैक्ट था जो कि स्वर श्रुति व्यवस्था को लेकर के उन्होंने बोला था। अब देखिए 7 शुद्ध स्वरों के 2 नाम प्रदान किए गए हैं, जैसे कि ऋषभ के पूर्व आपका गंधार, पूर्व गंधार और आपका मृदु गंधार। तो तीव्र ऋषभ शुद्ध गंधार को तीव्रतर ऋषभ, मध्यम को अति तीव्रतम गंधार, दैवत को पूर्व निषाद, मृदु निषाद को तीव्र दैवत, शुद्ध निषाद को तीव्रतर दैवत उन्होंने बोला है। अब देखिए ये किस प्रकार से उन्होंने बोला है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए 7 शुद्ध स्वरों के 2 नाम प्रदान किए गए हैं। 7 आपकी सभी को पता है शुद्ध स्वर हैं। सा रे ग म प ध और नी। ये आपके क्या है? 7 आपके शुद्ध स्वर हैं। अब उन्होंने क्या बोला है कि ऋषभ के पूर्व आपका पूर्व गंधार है और मृदु गंधार है। अब देखिए आपका ऋषभ है, इसका इन्होंने पूर्व गंधार और मृदु गंधार को तीव्र ऋषभ और आपका शुद्ध गंधार को तीव्रतर ऋषभ बोला है। ये इनका एक महत्वपूर्ण फैक्ट था कि ऋषभ से ऊपर जाएंगे तो पूर्व गंधार क्या बोला जाएगा? गंधार, पूर्व गंधार। उसके बाद आपका जो गंधार है वो आपका है मृदु गंधार। तो जो
पूर्व गंधार था और मृदु गंधार था, उसको इन्होंने क्या बोला है, तीव्र ऋषभ, तीव्र ऋषभ। और आपका जो शुद्ध गंधार था उसको क्या बोला है, आपका तीव्रतर ऋषभ, क्या बोला है, तीव्रतर ऋषभ। अब देखिए इसको आप ऐसे देख सकते हैं, एक एक श्रुति आप ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो आप तीव्र बोलेंगे, 2 श्रुति बढ़ाएंगे तो तीव्र आपका तीव्रतर बोलेंगे, 3 श्रुति बढ़ाएंगे तो तीव्रतम बोलेंगे। तो उसी प्रकार से आप आगे बढ़ाते जाइएगा और आपका यहाँ पर ये इस प्रकार से स्वर निकलते जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपका जो ग्रंथ था उनसे रिगार्डिंग पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन बना था टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में। देखिए इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप 1 से 2 बार इनको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से आप अपनी तैयारी को कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बनेगा, समय आपको बहुत ही कम मिल रहा है, फिर भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से मैं बता दिया है। अब देखिए आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसे अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।